नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यहिंदी.com पर। मैं हूं नीलू व्यास और इस प्लेटफॉर्म के जरिए आपकी मुलाकात करवाती हूं देश के बड़े न्यूज मेकर्स के साथ। कश्मीर में हालात लगातार चिंताजनक बने हुए हैं और जिस तरीके से टारगेटेड किलिंग्स पिछले कई हफ्तों में देखी गई हैं। पहले किसी मजदूर को मारा गया, फिर दो शिक्षकों की हत्या की गई, फिर से दोबारा बिहार के दो मजदूरों की हत्या का मामला सामने आया। तो आखिर क्या कुछ हो रहा है? क्या कश्मीर वापस से वो जो 1990 का दशक था, क्या कश्मीर वापस उस दशक में एक बार फिर से गया है? आज हमारे साथ कश्मीर के एक वरिष्ठ नेता हैं, यूसुफ तारिगामी साहब। लेफ्ट के एक जाने माने लीडर है, कश्मीर की आवाम का एक अहम हिस्सा और वहां की राजनीति का एक अहम हिस्सा माने जाते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है यूसुफ तारिगामी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा जो पहला सवाल है सर, कि कश्मीर में क्या चल रहा है, आपसे समझना चाहेंगे कि ये जो टारगेटेड किलिंग्स जिस तरीके से पिछले लगभग एक महीने से हम देख रहे हैं, तो ये जो चीजें 2 साल में नहीं हो रही थी, अचानक से इसका क्या कारण है कि इतनी हिंसा कश्मीर में नजर आ रही है? देखिए, जहां तक इन किलिंग्स का ताल्लुक है, बहुत ही ज्यादा अफसोसनाक है। और कौन करवाता है, कैसे हो रहा है, किसकी शह पर ऐसे अनासर इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं, वो अपनी जगह। लेकिन एक शहरी होने के नाते मैं ये कहूंगा, ये हमारी दर्दनाक जो हालिया तारीख है उसमें इजाफा है एक और चैप्टर का, जो दर्द से ही लिखा जा रहा है। ये नहीं कि जी जी हाँ, जी, ये बोलिए नहीं बोलिए। कि अभी जो ये किलिंग्स हो चुकी है, हम्म। बहुत ये एक हमारे माशरे को जो पहले ही बिखराव का शिकार है, उसे और ज्यादा बिखेरने के अमल का हिस्सा ही है। हमारी बदकिस्मती है कि आपको मालूम होगा कि कश्मीरी पंडित कम्युनिटी, जो कश्मीरी समाज का एक हिस्सा है और हिस्सा रहेगा। 47 में जब बरसगीर तकसीम हुआ, पार्टीशन, और काफी खून खराबा हुआ, आरबी पारबी, इवन जम्मू में भी, ये कश्मीर की वादी थी जहां अभी मुल्क की फौज भी नहीं थी, तब भी एक भी वारदात नहीं हुई, कम्युनल वारदात। मैं इसलिए ये दोहराना चाहूंगा कि ये जो आज हो रहा है या पिछले कई सालों से हुआ है, ये हमारी तारीख नहीं, ये हमारा चेहरा नहीं रहा है तारीख में, नहीं तो बल्कि तारिगामी साहब, आपके कहने का जो संकेत है वो संकेत क्या है? कि क्या इसे कश्मीर के अंदर से ही कुछ ऐसे शरारती तत्व हैं जो इन वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, या आप इसमें पाकिस्तान का हाथ देख रहे हैं कि जो आतंकवादी हैं वो इन घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं? मैं दो चीजें का नाम आ रहा है सामने। कहूंगा। मैं जी। दो चीजें कहूंगा कि एक, जहां तक बैरूनी ममालिक का ताल्लुक है, हम्म। एक्सटर्नल फैक्टर का ताल्लुक है, उन्होंने 47 में भी कोशिश की थी जब ट्राइबल लोग आ गए थे, रेडर्स आए थे। लेकिन कश्मीरी ने उस वक्त कहा, हमलावर खबरदार, हम कश्मीरी हैं तैयार। उस वक्त महाराजा हरी सिंह थे, वो यहाँ से जम्मू चले गए पूरा राज लेकर, और उस वक्त अभी इंडियन आर्मी श्रीनगर में आई नहीं थी। तब भी नहते कश्मीरियों ने ये कहा कि हमें जबर नहीं चाहिए, और हमारे जो मिजाज है उसको बदला नहीं जा सकता है ताकत के जरिए। हम्म। और उस वक्त भी उन्होंने ये कहा कि हम कश्मीरी हैं तैयार। उन्होंने ये नहीं कहा हम मुसलमान हैं तैयार, ये नारा दे दिया हम कश्मीरी हैं तैयार। अपनी जो आइडेंटिटी है, हिस्टोरिकल आइडेंटिटी, उसके दायरे में रहकर, उनके डिफेंस में रहकर उन्होंने बात की। मेरा कहने का मतलब है, इस वक्त ये तारीखी पस मंजर मैं इसलिए बता रहा हूं
जो आजकल ऐसी दर्दनाक ये जो किलिंग्स हुई है, वही जानते हैं जिनके रिश्तेदार आज उनका जनाजा निकल रहा है। वो जो मजदूर बिहार से, यूपी से आया कुछ रोजी रोटी कमाने के लिए, ये धब्बा है हमारे चेहरे पर, और ये वो जानते हैं कि ये दर्द क्या है। नहीं, आज यकीनन मैंने इसमें इसलिए इसमें कहा जी। इसीलिए मैंने कहा कश्मीरी पंडित 90 में भाग गए डर के मारे, मैं भाग गया 89 में डर के ही मारे। मुझे भी किसी ने निकाला नहीं, उनको भी किसी ने निकाला नहीं, हमने घर छोड़ा, डर के मारे छोड़ा। और मेरे साथ और भी मेजॉरिटी कम्युनिटी से सैकड़ों की तादाद में सियासी कारकुनों ने घर छोड़ा पंडित बरादरी के साथ। लेकिन ये बंदरू साहब जो मारे गए, वो तो 90 में भी उस डर में भी, खौफ में भी भागे नहीं। और आपको ये बताऊंगा, एतबार ये है, यहाँ फार्मासिस्ट अच्छी तादाद हैं, दर्जनों के दुकानदार हैं, बड़े दुकानदार हैं, लेकिन बिंदरू का नाम घर घर है कश्मीर में, इसलिए कि एक बीमार को अच्छी दवाई, साफ दवाई चाहिए आज के वक्त में। और एतबारियत ये थी, क्रेडिबिलिटी ये थी बिंदरू साहब के उस दुकान की, उस कारोबार की, कि उस वक्त ये किसी ने नहीं सोचा मुसलमान है, हिंदू है, उसने एक रिश्ता बना था बीमार का और दवाई का, दवाई देने वाले का, वो नहीं, तारिक बिखेर अभी दिया। साहब, जो आपने जो ये बातें बोली हैं, यकीनन इसमें कोई दो राय किसी को भी नहीं है और बेहद ही दर्दनाक चीजें इस समय सामने आ रही हैं। लेकिन मेरा जो सवाल है, क्योंकि आप एक राजनीतिक जमीन पर भी वहां पर बैठे हुए हैं, राजनीति को बहुत करीबी से देख रहे हैं, तो पिछले 2 सालों में जिस तरीके से चीजें बदली हैं कश्मीर में आर्टिकल 370 को हटाने के बाद, और इतनी मिलिटेंसी उस बीच में नहीं देखने को मिली थी जितनी अभी 1 महीने में नजर आई है, उसका आपको मुख्य कारण क्या लगता है? नहीं, एक तो ये है कि पहले मैं ये कहना चाहूंगा, ये जो दर्दनाक वारदातें हुई हैं, इनकी कोई जवाजियत नहीं है। मैं कतन उन सियासी एलिमेंट्स में नहीं हूं जो इस खूनी आदम बह जाए और उसमें हम एक्सक्यूजेस ढूंढे, वो इसने करवाए इसलिए हुआ। मैंने कभी ये माना नहीं कि एक्सटर्नल दखल अंदाजी नहीं रही है या अब नहीं है। मैं वो शख्स नहीं हूं। वो जानते हैं, हम जानते हैं क्या कुछ हुआ, कैसे हुआ, लेकिन गिला अपनों से है। वो गिला ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कि जिम्मेदार है पूरे मुल्क के रहन सहन के, लॉ एंड ऑर्डर के, उठने बैठने के, समाजी सियासी इक्तिसादी मामलात के, ये देख लीजिए कि उन्होंने 2 साल में क्या किया और क्या कहा। किया क्या वो जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। हमने नहीं, जम्मू के लोगों ने नहीं सोचा था, लेह करगिल के लोगों ने सोचा था। एक लफ्ज था पूरे देश के अंदर 370 को हटाना है, ये जाने बिना भी 370 है क्या, इसका पस मंजर क्या है, ज्योग्राफी क्या है, हिस्ट्री क्या है। चलिए ये तो अपनी जगह, लेकिन इसके अलावा मुझे ये बताइए, हमें किसने बताया था? हमें तो बताया जाता था ताज हो आप हिंदुस्तान के मुल्क के, और इस ताज को यकायक स्टेट से यूनियन टेरिटरी में डाउन कर लिया, डिग्रेड किया। क्या आप ये समझते हैं कि ये ह्यूमिलेशन नहीं है उस ताज के साए में रहने वालों की? क्या आप ये समझते हैं कि हमें पूछे बिना हमारे एक हिस्टोरिकल स्टेट को, कश्मीरी हिस्ट्री है 5000 साल, जम्मू कश्मीर लद्दाख की हिस्ट्री है, डोगरा राज में ये रियासत जमा हुई है 200 साल, क्या असेंबली से पूछा गया? क्या काउंसिल से पूछा गया? सिविल सोसाइटीज में डिबेट हुआ? लद्दाखियों से पूछा गया? जम्मू वालों से पूछा गया? अरे साहब, अगर यही मामला कहीं और दोहराया जाए, मैं एक शहरी होने के नाते कहूंगा, मैं मुल्क के शहरियों से मुखातिब होकर यह कहना चाहूंगा, बड़ा मुझे बताइए कि अगर किसी भी रियासत में बिहार तकसीम हुआ, क्या इस ढंग से हुआ? क्या यूपी तकसीम हुआ, तेलंगाना बना, क्या इस ढंग से बना? बहस हुई, इसमें आरा हुई, तनकीद हुई,
गुफ्तगू हुई। यहाँ तो आपने, आपकी बात नहीं, सरकार ने गला घोंट दिया यकायक। पार्लियामेंट का सेशन कल जारी है, आज रात को ही पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम बंद कर दिया, टेलीफोन लाइनें, पूरा ताल्लुक पूरी दुनिया के साथ वो खत्म किया गया। जम्मू का, कश्मीर का, लद्दाख का, बीमार की रसाई नहीं अस्पताल तक, मीडिया वालों की रसाई नहीं है कि वो टेलीफोन पर पूछ ले कहीं, ताकि अपने एडिटर को बताएं कि क्या हो रहा है। आप ये बताइए, ये सलूक हो अपनी आबादी के साथ, और फिर आप दावा कर लें पार्लियामेंट में बार बार, श्रीनगर आकर, जम्मू आकर आप हमें प्रवोक कर लें कि यहां तो कोई डेमोन्स्ट्रेशन नहीं हुई, कोई हड़ताल नहीं हुआ, यहां तो किसी ने प्रोटेस्ट नहीं किया। आप हमारी खामोशी को ताबीर करते हैं कि हम जुल्म सहने के लिए तैयार हैं, जुल्म मीठा है हमारे लिए। Mr. Tariq Ahmed, just tell me one thing very honestly. आपके कहने का ये मतलब है कि जो ये आर्टिकल 370 2 साल पहले हटाया गया था और जो हिंसा की वारदातें अभी हम सामने देख रहे हैं, इसका कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन है, क्योंकि लोगों में गुस्सा है, लोगों में रोष है, एक ग्राउंड बनाया है। मैं एक चीज, है। मैं एक बार फिर बताऊंगा, मैं कोई जवाज नहीं, एक मजदूर मेरा बिहार से, वो रोजी रोटी कमाने के लिए यहां आ जाए अपने ही लोगों के पास, उसे कत्ल किया जाए, यूपी का कोई जवाजियत नहीं है, 370 रहे या ना रहे, उसकी पूरी दुनिया उजड़ गई। मैं सिर्फ एक चीज कहता हूं कि मारने वालों के लिए एक माहौल बनाने में मददगार साबित हुई वो रविश जो गवर्नमेंट ने इख्तियार की। मेहरबानी करके ये बातें थोड़ा सा नोट कर लीजिए। ग्राउंड सिचुएशन को बदल दिया गया, फेवरेबल बना दिया गया उन कुव्वतों के लिए जो ये नहीं चाहती हैं कि अमन रहे कश्मीर में, जो नहीं चाहते हैं कि हमारे शहरी तहफ्फुज के साथ, सिक्योरिटी के साथ जिंदगी गुजारे। मैं ये कहना चाहूंगा। और आज फिर मेरा दुख है, ये मुझे ज्यादा दुख होता है कोई जब कहता है कि ये मुसलमान था जो मरा या हिंदू। अरे साहब, ये इब्ने आदम है, ये इंसान की औलाद है, यूपी का रहने वाला है, यहां जागीर संभालने के लिए नहीं आया, बिहार का आया, वो जागीर जमीन खरीदने के लिए, कारखाना बनाने के लिए नहीं आया, वो अपने बीमार माँ बाप के इलाज के लिए कुछ पैसे ढूंढ रहा है। मेरा कहने का ये, माय पॉइंट ऑफ व्यू इज नो जस्टिफिकेशन व्हाटसोएवर फॉर दीज इनोसेंट किलिंग्स। लेकिन एक विनती है, एक गुजारिश है सरकार से, आपकी जिम्मेदारी है बेहतर माहौल बनाना ताकि लोग उस झांसे में ना आ जाए दूसरों के, ताकि जो दूसरे लोग हैं, एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स हैं, टेररिस्ट एलिमेंट्स हैं, उनको मौका न मिले, उनको जमीन न मिले। जमीन क्यों मुहैया करते हैं आप, माहौल क्यों बनाते हैं आप ऐसा जहां ऐसे एलिमेंट्स को ताकत मिलती है, मौका मिलता है ऐसी वारदातें करने का। ये मेरा कहने का मतलब है। मिस्टर तारिक हामी, आपके कहने का मतलब ये है कि जो जम्मू कश्मीर का प्रशासन है इस समय, पूरी तरह से वो इसके लिए जिम्मेदार है, उन्होंने ऐसा माहौल तैयार किया ताकि इन शरारती तत्वों को बल मिल सके। आपके कहने का मतलब ये शरारती ताकतों ने ये ऐसा किया, मेरे ख्याल में ये जमीन भी माफ नहीं कर लेगी उनको, कोई माफ नहीं कर लेगा, चाहे वो पार से हूं या कहीं से हूं, चाहे उन्होंने कोई भी निकाब पहना हो, मजहब का निकाब पहना हो, कोई भी निकाब पहना हो, ये मासूमों का कत्ल, चाहे हिंदू मरे मुसलमान मरे। मैं एक और बात कहना चाहूंगा अपने हम वतनों से मुखातिब होकर आपकी वसातत से, पिछले ही इस एक महीने में 30 लोग बेगुनाह मर गए। 30 में टीचर्स 2 हैं, कश्मीरी पंडित हैं, 4 मजदूर हैं, बाकी यहाँ के लोकल हैं। और मैं ये मुसलमान और हिंदू के तफरीक में आना नहीं चाहूंगा, वो मुसलमान भी हैं साहब। ये जो मारने वाले हैं वो इस किस्म का तमीज नहीं करते हैं कौन मारा, उन्हें खबर चाहिए, उन्हें
डर पैदा करना है, खौफ पैदा करना है। कौन उनकी गोली के जद में आ जाता है, कौन कौन बहन बेवा हो जाती है, कौन बच्चा यतीम हो जाता है, मुसलमान घर का या हिंदू घर का या सिख घर का, बिहार का या कश्मीर का, उन्हें उसकी परवाह नहीं है। लेकिन एक जिम्मेदारी है आपकी और मेरी, जिम्मेदारी है सरकार की बड़ी, कि वो ऐसा माहौल बनाए जहां लोगों में एतमाद पैदा हो, ताकि वो उनका मुकाबला करने के लिए सरकार का साथ दे। मेरा कहने का ये मतलब है, मेरा कहने का मतलब है कि वो कम से कम आज इंतजार करने चाहिए थे कि बाहर का मजदूर, हमारा हार्वेस्टिंग सीजन है, बागों में फल है, और इसी वजह से बाहर से आज मजदूर बड़ी तादाद में है। कल कश्मीर का मजदूर सरमा आ जाएगा और रियासतों में जाएगा। यहाँ का तालिब इल्म बाहर काम करता है, यहाँ का बिजनेसमैन बाहर काम करता है। ये दुनिया बहुत छोटी है, कम से कम मजदूर के लिए जाए तो जाए कहाँ। वो नहीं समझता है कि ये मजहब की दीवारें, मुल्क की दीवारें और सियासत की दीवारें। बहरहाल जी, यस, मेरा जो सवाल है आपसे, आपने कहा कि सरकार वो माहौल नहीं दे पा रही है, प्रशासन वो माहौल नहीं दे पा रहा है, तो कहने का मतलब आपका ये है कि सरकार के ऊपर इस समय प्रश्न चिन्ह खड़े हैं क्योंकि वो वहां का लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभाल पा रही है। लेकिन जो सरकार है, केंद्र सरकार है, एलजी मनोज सिन्हा है, वो ये कहते हैं कि सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ ठीक ठाक है। तो कैसे समझा जाए कि हालात कश्मीर में नहीं, क्या मैं है? यही कहता हूं, क्या ये नॉर्मल होने की निशानी है? मैं तो यही कहूंगा कि इन्होंने यहाँ प्रेस को भी, मीडिया को भी आप देख लीजिए। मैं आपको सफाई से कहना चाहूंगा, सवेरे उठते थे हम, अखबार पढ़ते थे, यहाँ की, मुल्क की, दुनिया की खबर से वाकिफ होते थे। आज दिल नहीं करता है यहाँ का अखबार पढ़ना, क्योंकि उसमें सरकारी खबर होती है, वो सरकारी स्टेटमेंट होता है और कोई खबर नहीं। अखबार वालों से पूछ लीजिए, अगर आज पूछेंगे इस माहौल में, वो जवाब भी नहीं देंगे, क्योंकि जवाब देने के लिए माहौल नहीं है। पता नहीं उनके साथ क्या सलूक, थानेदार बुलाएगा, एसएचओ बुलाएगा, कौन बुलाएगा। कहने का ये मतलब है, ये अखबारों का ये जो फेक नैरेटिव्स भी, इसके बरक्स ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन मुल्क के लोगों के सामने होती, अगर आप जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो बचा खचा है, जो भी कुछ अभी है राइट्स के बारे में, हमारे हुकूक के बारे में, अगर उसका लिहाज रखा जाता कश्मीर में, और कश्मीर खामोश है, इसलिए नहीं क्योंकि वो बोलना नहीं चाहते, इसलिए नहीं कि दर्द नहीं है, इसलिए नहीं कि वो कंसर्न नहीं, वो इसलिए क्योंकि बोला किसी ने तो कल उसका हाल क्या होगा उसे मालूम नहीं, इतना डर लेकिन है। तारिक अमीर साहब, एक बात जो हम लोग ऑफ द रिकॉर्ड जब कश्मीर के लोगों से बात करते हैं, और जो वहां की जो पूरी राजनीति है इस समय कैसे उभर रही है, तो लोगों का ये कहना है कि प्रशासन बिल्कुल एक तरीके से ठप है, वहां पर कोई संस्थाएं काम नहीं कर रही हैं, ब्यूरोक्रेसी का इस समय बोलबाला है, वो भी आधी चीजें करवाता है, नहीं करवाता। तो किस तरीके से वहां का प्रशासन चल रहा है, मैं लोग वहां पर यही कैसे जी कहूंगा, रहे हैं? मैं जी। यही कहूंगा, अगर अगर 2 साल से कहीं गवर्नर रूल रहे, क्या होगा वहां? अगर दिल्ली में होगा, अगर कहीं और होगा, क्या होगा? और यहाँ कश्मीर में 2 साल से नहीं, एक रीत बनी है, लेकिन 2 साल से बिल्कुल ही कदगन है, बिल्कुल ही ढांचा जो है बात करने का, अपने शिकायत पेश करने का, सुनने का, सुनाने का, वो कोई ओपनिंग के लिए कोई दरवाजा बचा नहीं, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं, कोई प्लेटफॉर्म नहीं। पॉलिटिकल लोगों को सरगर्मी करने का इजाजत नहीं है, बाहर जाने नहीं देते हैं, रुकावटें खड़ा कर लेते हैं। लेजिटिमेट एक्टिविटीज जिनको वो लोग कह रहे हैं कि ये हिंदुस्तानी है, जिन्होंने आज तक ताने दे दिए हैं उनको, उनके कारकुनों को मारा है, ये कहकर कि ये हिंदुस्तान के एजेंट हैं, मेन स्ट्रीम पार्टीज के वर्कर को या लीडर को उस पर भी रुकावटें हैं। भला मुझे बताइए, इस माहौल में अगर उन कुव्वतों को जो ये नहीं चाहती है कि मुल्क में अमन रहे, शांति रहे, इत्तेहाद रहे, अगर वो उस शांति को भंग करना चाहते हैं, ये जमीन
मुहैया किसने की, जमीन को तैयार किसने किया? सरकार ने। वो करके जो नहीं किया जाना चाहिए था, जो कानून के दायरे में नहीं हो रहा है, जो विधान के दायरे में नहीं हो रहा है, इसलिए हम आपसे ये गुजारिश कर रहे हैं, जहां हमें दुख है कि हमारे शहरी मारे जा रहे हैं, उन कुव्वतों की हम मजम्मत करते हैं। साथ ही साथ हम देश के आप जैसे लोगों से अपील करते हैं कि हमारी दर्द को सरकार नहीं समझती, जनता का दरवाजा हम खटखटा रहे हैं। अदालतों में भी गए, मुकदमा पड़ा है 2 साल से, शायद वहां भी वक्त नहीं है हमारी बात सुनने का। कहाँ जाए? आपकी अदालत से ही रुजू है, ये बड़ी अदालत है, और शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया कुछ बात करने का, ताकि ये बात कहीं पहुंच जाए अपने ही भाई बहनों के पास, वो हमारे दर्द को बांटे, उससे हमें तसल्ली मिलती है, उससे हमें रिलीफ मिलती है। लेकिन जो जमीनी वास्तविकता है तारिगामी साहब, वो क्या है? क्या वाकई में कश्मीर से जो मजदूर हैं, जो माइग्रेंट लेबरर्स बाहर से काम करने के लिए आए थे, क्या वाकई में कश्मीर में इस समय डर और एक पैनिक है? लोग छोड़कर जा रहे हैं जब से ये नहीं, टारगेटेड क्यों नहीं किलिंग्स होगा? मुझे का बताइए सिलसिला क्या? सामने आया है? नहीं, मुझे ये बताइए, एक मजदूर बाहर से आ गया यहाँ रोजी रोटी कमाने के लिए, वो मर जाए, वो मारा जाए, तो खौफ पैदा नहीं होगा? और यहाँ की जनता जो है वो ऐसा नहीं चाहती है, क्योंकि ये हार्वेस्टिंग सीजन भी है। अपार्ट फ्रॉम एक ह्यूमन रिश्ता है, इंसानी रिश्ता है, इंसानी दर्द को महसूस किया जाने वाली जमीन है ये। लेकिन इसके अलावा उनका मुफाद भी इसमें है कि मजदूर मिले। अब मजदूर भाग जाए तो यहाँ के बाग में काम करने वाला या जो बागीचे पर जिंदगी गुजारने वाला, वो परेशान है। क्यों परेशान नहीं होगा? यहाँ बंदरू साहब चले गए तो यहाँ बीमार लोग परेशान हैं। अब कहाँ जाए जहाँ हम एक क्रेडिबल दुकान हो, वहाँ क्रेडिबिलिटी की दवा, एक अच्छी दवा मिले। परेशान है वो मरीज भी, वो टीचर आज तक सीख गए नहीं यहाँ से। हता कि इससे बड़ी बहुत ज्यादा ट्रेजिक इंसिडेंट्स हुए हैं नरसिंह छठी सिंहपोरा का, जहां कई लोग मर गए, कई ये आंसू के दरिया बह गए वहां, तब भी नहीं भागे। आज ये हमारी बहन टीचर मारी गई तो अफसोस तो होगा। ये पूरी सोसाइटी को आज सदमा है। ये मत समझ लीजिए ये जो पिक्चर पेश की जा रही है कि जैसे सारा कश्मीर आतंकवाद बना है, सारे कश्मीरी लोग जो है वो माइनॉरिटीज को, मैंने इसीलिए कहा तकसीम मत कर लीजिए हिंदू और मुसलमान में। ये हमारा खून है, ये हमारी जमीन है, हमारे भाई बहन हैं जो मारे गए, और इसमें मुसलमान भी मरा, हिंदू भी मरा, सिख भी मरा, यहाँ का भी मरा, और यूपी का भी मरा, बिहार का भी मरा। लेकिन खून को तारिका साहब, मुझे ये बताइए कि अब जो आप जिस माहौल की बात कर रहे हैं कि सरकार वो माहौल नहीं बना पा रही है जिससे कि सब चीजें अनुकूल लगे कश्मीरियों को, अब ये माहौल कैसे बनेगा? अगर यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, एलजी मनोज सिन्हा जी का राज है, चीजें केंद्र सरकार के निर्देशन से जब चलती हैं, कश्मीरियों की, आप खुद कह रहे हैं कि कश्मीरियों से पूछा नहीं गया, कश्मीरियों को भरोसे में नहीं लिया गया, तो चीजें कैसे चलेंगी कश्मीर में आगे? कश्मीर का भविष्य क्या होगा? मैं इसीलिए कहता हूं कि यही सवाल आप सरकार से पूछ लीजिए, और यही सवाल आप क्या पूछेंगे, मैं जनता की अदालत में ये सवाल पूछना चाहता हूं। यही सवाल मेरा है एक शहरी होने के नाते, इस कोने में रहकर कि हमारे साथ ऐसा कर रही है ये सरकार, जो दावेदार है कि हम मुल्क के आवाम के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर लेंगे, जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का हलफ उठाया है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को जमीन बोस कर दिया है कश्मीर की सरजमीन में। आवाज उठाइए आप भी, मैं भी, ताकि कहीं आवाज आगे बढ़े, कहीं हमें राहत मिले। बदलना है इस सूरत हाल को। आज हम ये देश के साथ मिलकर ये कहना चाहूंगा, हमारी लड़ाई अलग नहीं है कश्मीरियों की। हमारी जद्दोजहद जो है वो वही है जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिया है। हम कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर ना आसमान मांगते हैं, ना आसमान के तारे मांगते हैं। मेरा एक सवाल है, आपने चुनाव करवाए यहाँ पार्लियामेंट के, और दुनिया को कहा पार्लियामेंट के चुनाव करवाएं। आपने यहाँ लोकल बॉडीज के, पंचायती राज के, आपने पर ही साल यहाँ डीडीसी चुनाव करवाए, और आज तक हर जगह आप बयान दे रहे हैं। इंटरनेशनल फोरम्स में आपने शोर मचाया, हमने कमाल किया। असेंबली का चुनाव क्यों नहीं करवाते?
क्या डर है असेंबली से? एक असेंबली थी जिसमें सरकार बनाई थी पीडीपी और बीजेपी की। पीडीपी को मालूम नहीं रखा, एतमाद में नहीं लिया, एतमाद वापस लिया अखबार के जरिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन के तई वफादारी की लेवल है। कहने का ये मतलब है, आज मुझे हमें इसलिए भी गिला नहीं है आज हमारे किसानों के साथ क्या हो रहा है, जैसे वो देश के है ही नहीं। रोंदो उन्हें, उन्हें 9 महीने 10 महीने गर्मी में, धूप में, बारिश में थका उनको, और तकसीम करने की कोशिश भी करो उनको। जब वो थकेंगे भी नहीं, फैलाओ झूठ जितना आपके पास झूठ है। लेकिन मेरा यकीन है इस मिट्टी ने बहुत कुछ देखा है और यहाँ की जनता ने तारीख लिखी है। हो सकता है देर हो रही है, लेकिन जनता तारीख लिखेगी और वहां इंसाफ होगा। हम उस दिन का इंतजार कर लेंगे कश्मीरी अवाम। लेकिन तारिक अमीर साहब, अगर आपने सत्यपाल मलिक का कल स्टेटमेंट देखा हो तो उन्होंने कहा कि जब वो थे जम्मू कश्मीर में तब उस समय आतंकवादी 50 किलोमीटर के रेडियस में कभी भी नहीं घुस सकते थे। इस तरीके के स्टेटमेंट्स कल उन्होंने दिए हैं। बहरहाल और ये तो उनकी, अगर आप ये केंद्र तो सरकार की बात करें तो केंद्र सरकार ये कहती है कि देखिए कश्मीरियों को हम मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस मैं वही समय कहता हूँ, जी मैं वही कहता हूँ कि अगर कल यूपी को या किसी और रियासत को जो एक तारीखी हैसियत रखती है उनको डाउन ग्रेड किया जाए, उनके मशवरे के बिना यूनियन टेरिटरी में पंचायत बनाया जाए, म्यूनिसिपैलिटी का दर्जे में बदल दिया जाए, कैसा महसूस कर लेंगे हमारे देशवासी उन इलाकों में। और अगर मुंह बंद किया जाए, अखबार भी बंद किया जाए और आपस में बातचीत भी बंद की जाए और बाहर जाने में प्रोसेशन कोई निकालना चाहे अमन से, एहतजाज करे, मांग करे, उस पर भी कदगन हो, रुकावटें खड़ी, कैसा महसूस कर लेंगे हमारे लोग? ये हाल है लेकिन हमारा। बट ये कितना सही है तारिक अमीर साहब की जब से डीडीसी के चुनाव हुए हैं और कोशिश जो बीजेपी की है, क्या ये कोशिश वही है कि पूरे जम्मू कश्मीर को सिर्फ जम्मू से चलाया जाए, क्योंकि बीजेपी की जम्मू में ज्यादा सीट्स हैं। उनकी कोशिश ये है कि डिलिमिटेशन एक्सरसाइज के बाद नंबर ऑफ सीट्स उनकी अगर बढ़े तो वो जम्मू से ही पूरे जम्मू कश्मीर को चलाना चाहें, जबकि नहीं, हकीकत और एक चीज मैं वास्तविकता कुछ और बताऊंगा, कहती है। एक चीज मैं बताऊंगा, हम तो चाहते थे कि सारे लोग एक साथ मिलकर हम यहाँ जम्मू कश्मीर के नक्शे को भरें, खुशियों से रंगीन कर लें, खून से नहीं, आंसू से नहीं, खुशियों से। लेकिन वो क्या चाहते हैं? हमें तोड़ना। पहले तोड़ा, लेह को लिया, करगिल को लिया, उनको आपस में लड़वाया, लेकिन कश्मीर ने अभी कोई हड़ताल नहीं की। लेह और करगिल ने हड़ताल की और कुछ हक वापस देने पर सरकार को मजबूर किया। जम्मू ने भी अभी हड़ताल की। वो जो पूरी आबादी है जम्मू शहर की, कठुआ की, जो ताजर लोग हैं, रिलायंस वालों ने कहा कि हम वहाँ कुछ दुकानें, बड़ी दुकानें खोलेंगे। तो रिटेल शॉप, रिटेल ट्रेड को लगा कि हमारा सर्वाइवल खतरे में है, उन्होंने बंद की कॉल दे दी, नींद हराम कर दी इनकी। और क्या ये चाहते हैं कि हम भी एक साथ मिलकर इंसाफ की खातिर उसी रास्ते पर चले, एक साथ वो तोड़ने में लगे? और हमारा इरादा है आने वाले वक्त में जोड़ने का। हम एक दूसरे के आंसू पूछेंगे, एक दूसरे को कंधा देंगे। जम्मू मेरा है, कश्मीर मेरे जम्मू भाई का है, एक साथ लेकिन मिलकर। तारिक आमिर साहब, आप गुपकार अलायंस का भी हिस्सा हैं, आपकी पार्टी गुपकार अलायंस के हिस्सा है, जो कि ये कहती है कि आर्टिकल 370 आपका ऑब्जेक्टिव है कि आप वापस कश्मीर में लेकर आएंगे। कितनी मुश्किल या कितनी आसान हमने होगी ये आपके हमने लिए? हमने हमने कभी ये नहीं कहा लाएंगे। हमने ये कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं हमारे, जिनको बेदर्दी से हमसे लूटा गया, छीना गया, वो हमें वापस मिलने चाहिए। ये मांग है हमारी और इसी वजह से हमने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मैंने और लोगों ने रिट पिटिशंस दायर की। ये अलग सवाल है, 2 साल हो गए, शायद
वहां के आला जज साहिबान को वक्त नहीं मिला, पता नहीं कब मिलेगा। मैंने भी एक और पिटिशन दायर की अपने वकील साहब के जरिए, जिसमें गुजारिश की कि पुराने पिटिशंस पर हियरिंग हो। शायद एक और पिटिशन मुझे देनी पड़े सुप्रीम कोर्ट में, ताकि वो जो परसों मैंने पिटिशन दे दी, उन पिटिशंस को की हियरिंग के लिए आप मुझे और एक पिटिशन देनी पड़ेगी। जो मैंने 2 हफ्ते पहले पिटिशन दे दी, उसकी सुनवाई हो। लेकिन हम पीछे हटेंगे नहीं। इंसाफ देर से भी मिले, इंसाफ लड़ने की ताकत भी है और ख्वाहिश भी है। ये हमारी जिंदगी का सवाल है और हम कुछ नहीं मांगते, कुछ भी नहीं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया ने जो हमें दिया, और कुछ नहीं। और अगर ये गुनाह है तो आप ही बताइए, अगर ये अलगाववाद है तो आप ही बताइए। हम ये बता रहे हैं कि एक भी रियासत ऐसी नहीं है हमारे यूनियन ऑफ स्टेट्स में, पूरे मुल्क में, कि जो एक स्टेटस है स्टेट का, मांग हुई हो कि यूनियन टेरिटरी में बदल दिया जाए। ये एक लेकिन बदनसीब। कवि साहब, ये जो स्पेट ऑफ किलिंग्स जो अभी दिखी हैं, आप इसके लिए किसको जिम्मेदार ठहराते हैं? केंद्र मैंने सरकार कहा को या मैंने फिर कहा प्रशासन को, मैंने जम्मू मैंने कहा कश्मीर के? सबसे ज्यादा कातिलों को, जिन्होंने ये कत्ल किए, वो जिम्मेदार हैं। और दूसरे दर्जे पर जिम्मेदार है सरकार, जिन्होंने ऐसा माहौल बना दिया जिसमें ऐसी कुव्वतों को के लिए जमीन हमवार हुई है। मेरा ये मानना है। मैं कत्तन ये नहीं कहूंगा कि जिन्होंने ये कत्ल किए, कोई भी वजह, कोई भी एक्सक्यूज उनको उनके लिए नहीं। ये जुर्म है इंसानियत के खिलाफ। बल्कि मैं ये कहूंगा कि इनोसेंट्स को मारना कश्मीरी अवाम के मुफादात को के खिलाफ जाने का सवाल है। ये एक तकलीफ पहुंचाई है उन कुव्वतों ने, उन अनासिर ने कश्मीर को, कश्मीर की पहचान को। इसलिए कश्मीरी अवाम से भी मेरी अपील है कि ऐसे कातिल हमारे हो नहीं सकते, हमारे दर्द को आगे ले जाने वाले हो नहीं सकते। वो हमारे दर्द को बढ़ाने वालों की सफ में ही शामिल है। लेकिन तारिगामी साहब, आपको लगता है कि जो किलिंग्स का जो सिलसिला है, ये आने वाले दिनों में बढ़ सकता है? क्योंकि आप खुद ही इस बात को कह रहे हैं कि प्रशासन ने ही एक ऐसा माहौल तैयार किया है जिसमें कि ये चीजें और ज्यादा सक्रिय हो जाती नहीं, हैं। हमारी तो हमारी आपको लगता है कि कोशिश, हिंसा की वारदातें और बढ़ हमारे सकती हैं? एक बात मैं जरूर कहूंगा। आज तक आवाजें नहीं उठी। 90 में जब पंडित यहाँ से चले गए, डर बहुत ज्यादा था। शायद अपने हमसाये भी आवाज ना उठा पाए जब मुझे भी घर छोड़ना पड़ा। लेकिन आज अगर आप कश्मीर आएंगे, पूरा कश्मीर उदास है आज। हम्म। इसलिए एक मजदूर मारा जा रहा है, एक केमिस्ट मारा जा रहा है, एक उस्ताद मारा जा रहा है, एक इनोसेंट मारा जा रहा है। मैंने कल ही मजहबी रहनुमाओं से भी बात की, कुछ मजहबी रहनुमाओं से। उन्होंने फैसला किया है 1-2 दिन में वो बड़ा बड़ा इजलास बुलाएंगे इसकी मजम्मत में। लोग सामने आना चाहते हैं, आएंगे भी। आज कोई सैंक्शन नहीं है सोसाइटी की तरफ से। अफवाहें हैं, गलतफहमियां हैं। लेकिन एक चीज जरूर कहूंगा कि इसको आप नहीं, सरकार चाहे, कोई चाहे, उनको ऐसा मौका नहीं मिलना चाहिए। ये हिंदू मरा, ये बाहर का मरा वगैरह, ये यार, आज जो भी मरा हमारे अपने मरे। कश्मीर का मरा हमारा है, उसको भी जी अपनाने बिल्कुल। की जरूरत है। बिहार का मरा, यूपी का मरा, उसको भी अपनाने की। इसको हिंदू मुसलमान का सवाल बनाकर आपको 4 वोट मिलेंगे, ये गुनाह से कम नहीं। एक आखिरी सवाल करूंगी और फिर अपने कार्यक्रम को जल्द से खत्म करूंगी। तारिगामी साहब की ये लड़ाई लंबी लग रही है, अदालत में न्याय कब मिलेगा? जो आप कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की बात कर रहे हैं, ये अदालत में लड़ाई लंबी है। ये नहीं पता कि कब इसको लेकर सुनवाई होगी, कब गुहार लगेगी, कब लोगों को न्याय मिलेगा। और दूसरी तरफ जो ये हिंसा का जो एक सिलसिला है वो अब शुरू हो गया है। कश्मीर के जो लोग हैं, आप खुद ये कह रहे हैं कि कश्मीर के लोग खामोश हैं, डर से नहीं बोल रहे हैं। तो भविष्य आपको कितना उज्जवल लग रहा है? और कुछ उम्मीद की किरण आपको जल्द नजर आ रही है कश्मीर में? नहीं, मैं जल्द की बात नहीं कर लूंगा, लेकिन उम्मीद मुझे है, क्योंकि मेरा तजुर्बा है
मुझे आज कई साल, कई डिकेड्स हो गए हैं पॉलिटिक्स में। मैंने कठिनाइयाँ देखी हैं, मैंने मुश्किलात भी, मैंने नहीं, हमारे अवाम ने इमरजेंसी भी देखी है, कठिनाइयाँ मिलिटेंटों की तरफ से भी देखी है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि संभालने की शक्ति है पूरे मुल्क के अवाम में। अब आप ही बताइए, देर भी लग जाए, जद्दोजहद तो जारी ही रहेगी। अंधेरा कुछ भी करे, जतन कर ले, ना भागने की, अंधेरे को खत्म होना है और हमें भी कोई रोक नहीं सकता है कि हम सुबह का इंतजार कर लें। रात लंबी भी हो जाए, लेकिन सुबह सुबह है। आप भी इंतजार करेंगे और मैं भी इंतजार करूँ। चलिए, ये तो आपने बहुत अच्छी बात बोली और आई थिंक इसी नोट पर ही ये कार्यक्रम को भी खत्म करूंगी कि रात लंबी भले जरूर हो, लेकिन सवेरा होता ही है। थैंक यू सो मच तारिक आमिर साहब, आप आए सत्य हिंदी पर और हमसे आपने बातचीत की। और आप सभी दर्शकों से गुजारिश है कि ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा, इसके बारे में फीडबैक दीजिएगा। और सत्य हिंदी का ऐप आ चुका है, आप उसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन मिस्टर यूसुफ तारिक आमिर। थैंक यू वेरी मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।